आपका बच्चा बहुत अलग है और बच्चों से अलग है, आपने इसको कैसे पाला है। मैं चाहता हूँ जब मैं निकलूँ कल को लोग मुझे ये कहें कि ये उषा शर्मा के फादर जा रहा है। मेरे पास एक सिर्फ शॉल थी, उस शॉल में मैंने अपने बेटे को 5 दिन तक लपेट के रखा था और उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि 200 रुपये मेरे पास है, आप ये रखो। और 200 रुपये लेके मैंने दिल्ली की टिकट ली और मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली स्टेशन आ गई। साथियों, जहां हमें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिन्होंने जीवन में किसी न किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किया है, वहाँ हमें ऐसे लोगों की भी तलाश रहती है जो अपने जीवन में अपने बल पर, अपनी हिम्मत से, अपने शख्सियत के आधार पर अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। हमें तलाश रहती है ऐसे लोगों की जो ये बाबुलंदी कहते हैं कि हमारी जिंदगी की जो उड़ान है वो सिर्फ परों के माध्यम से नहीं है, वो हौसलों के माध्यम से है। मिसेस उषा शर्मा, जो कि प्रोफेशन से एक स्कूल टीचर रही हैं, विभिन्न स्कूल के क्षेत्रों में इवन बतौर वाइस प्रिंसिपल भी काम करती रही हैं, आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। साथियों, इनका यहाँ आने का सबब ये भी है कि इनका एक बेटा संकल्प हमारे पास रेडियो टीम के इंचार्ज के तौर पर काम करता है। मैं संकल्प के काम से जहां बहुत संतुष्ट हूं, वहां मैं देखता हूं कि उसके व्यक्तित्व, उसके किरदार को बनाने में उसकी मदर का कितना महत्वपूर्ण रोल है। बीइंग ए सिंगल मदर, आज उनसे बहुत विस्तार में उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में बातचीत हुई है। तो आइए हम सब मिलके उनसे उनकी व्यक्तित्व, उनके दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। जीवन में अपने संघर्ष से वो खड़ी हुई हैं और सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। मैं ऐसे किरदार को खैर मकदम करते हुए मैडम उषा, आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और बहुत धन्यवाद आपका इस सम्मान के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैडम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और किस तरह के जीवन को इन दिनों आप जी रहे हैं। सर, मूल तौर पे मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ जी, और मेरी शिक्षा कानपुर से ही हुई है, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से और डीएवी डिग्री कॉलेज से। मैंने शिक्षा शास्त्र में परास्नातक किया है। और उससे पहले ही जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो जिस टाइम पे मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और मैंने पास आउट किया, उस टाइम पर मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पर हमारे दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता के साथ में रहती थी, सभी कज़न्स के साथ में। तो उस टाइम पर लड़कियों के एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं करते थे, मतलब कि लड़कों की शिक्षा पर, बॉयज़ के एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करते थे। मगर मैं बहुत शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा वाली एक लड़की थी जी। तो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपनी शिक्षा में अपने आगे बढ़ूं। मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं मैं उसको उभारूं और उसके द्वारा ही मैं अपने आप को हाईलाइट करूं खुद को, क्योंकि लड़कियों के लिए इतने ऑप्शन, अगर आप बेशक आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको दूसरे के घर जाना शादी करना, ठीक है। पर मेरी थोड़ी सी सोच अलग होती रही शुरू से, मैं और अपने भाई बहनों से थोड़ा सा अलग थी जी।
तो मैंने टॉप किया 10th में, तो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया जी। उसके बाद में मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो मैं पढ़ती गई, बावजूद इसके कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने के फेवर में नहीं थे जी। लेकिन मैं पढ़ती गई और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मुझे कमाना पड़ा जी। बावजूद इसके कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छी पोजीशंस को बिलोंग करते थे, वो हर पोजीशंस पे जॉब करते थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में थे, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है तो मैं बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी की हेल्प लिए मुझे अपनी एजुकेशन गेन करनी है, मुझे हायर एजुकेशन गेन करनी है। और मैं पढ़ती गई और मैं जॉब भी करती गई। मैंने एक स्कूल से टीचिंग स्टार्ट की और मैंने पढ़ाई की और स्कूल की टीचिंग करते करते ही मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, मैं एक्स्ट्रा टाइम अपने स्टडी पे फोकस करने के लिए मैं आईआईटी में जाया करती थी। आईआईटी कानपुर में, वहाँ मेरी मुलाकात कुछ प्रोफेसर से हुई और उन्होंने भी मेरे अंदर कुछ मेरी छिपी हुई प्रतिभा को देखा और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की जी। मैं वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, मैंने आईआईटी में जब उन्होंने जॉब ऑफर की मैंने वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया। बाय दैट टाइम आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? सर उस टाइम मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मैंने अपने बिना फादर की परमिशन लिए मैंने यस बोला एंड देन अपने फादर को आके पूछा कि क्या मैं यहाँ पर नौकरी कर सकती हूँ। मुझे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पे एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट मुझे काम करने का मौका मिला है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की इतनी लगन थी तो तुम नौकरी क्यों कर रही हो? मैं चाहता हूँ तुम IAS के लिए आगे तुम अपना पढ़ाई को जारी रखो। ठीक है, मैं नौकरी करने लगी, लेकिन उस बीच में क्या कि मेरी उम्र शादी वाली होने लगी थी। तो घर वालों का ये हो गया कि अब आपकी शादी कर दी जाए। मैं शादी के लिए इच्छुक नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे पता था कि शादी के बाद लड़कियों की स्थिति क्या होती है, महिलाओं की स्थिति क्या होती है, आपको अपने पति की देखभाल करनी है, अपने ससुराल वालों की देखभाल करनी है। मैं इसके विरोध में नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी भी पहचान बनानी थी। मैं इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं थी कि वर पक्ष के घर वालों की कोई अहमियत नहीं होती है या उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। मैं भी अपेक्षाएं रखती हूँ कि कल को मेरी भी बहू आएगी तो हमारे परिवार का हिस्सा होगी, हमारे परिवार के सदस्य होगी, जैसे कि सारे माता पिताओं की होती है। मैं इसके विरोध में, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक पहचान को छिपाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि मेरी अपनी समाज में पहचान बने, मेरे अपनी वजह से। मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली कि मैं, अगर तुम पढ़ रही हो या तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं सिर्फ, मुझे एक तुमसे उम्मीद ये है कि अगर ये कर सकती हो तो करना, नहीं तो मत करो पढ़ाई। फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। मैं नहीं चाहता, लोग जानते हैं कि तुम्हें जाना जाता है कि तुम आप उषा शर्मा के फादर हैं। मैं चाहता हूँ जब मैं निकलूं कल को लोग मुझे ये कहें कि ये उषा शर्मा के फादर जा रहा है, ना कि तुम्हें ये कहे कि विद्यासागर शर्मा की बेटी जा रही है। तो मुझे तुम्हारे नाम से जाना चाहता है, मैं प्राउड फील करूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। मुझे वो दिन दिखा सकती हो तो ठीक है, तुम पढ़ो। और ये बात शायद मेरे जहन में कहीं ना कहीं आके बैठ गई थी कि मेरे पिता को मेरे नाम से जाना जाए। और मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी आगे जारी रखी। मैंने आईआईटी में जॉब किया। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ और पढ़ाई करूं। मैंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। मैंने कुछ दिन पत्रकारिता की पढ़ाई की। फिर हमारे परिवार वाले इसके विरोध में आ गए कि ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए नहीं है। ये हमारे भारतीय समाज में इस प्रोफेशन को शायद इजाज़त नहीं मिलेगी। कल को तुम शादी करके जाओगे तो वहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैंने अपने पिता की इच्छा का मान रखा। मैंने अपनी उस पढ़ाई को वहीं क्विट किया। मतलब उस चीज़ को मैंने अपने प्रोफेशन में नहीं लाया। उनकी इच्छा थी कि मैं टीचिंग जॉब में जाऊं, क्योंकि उनको लगता था कि ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है और लड़कियों के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर शिक्षा शास्त्र में MA किया। उसी दौरान मेरे को जॉब मिली एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और मैं हुंडई मोटर इंडिया में कस्टमर केयर हेड बन गई। उसके बाद मैं वहाँ की इंचार्ज बन गई। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। मेरी शादी तो मेरे फादर ने जहाँ पे मेरी शादी फिक्स की, मैंने बहुत हर्ष के साथ में, It was a arranged marriage. It was a completely arranged marriage. I never met with my in-laws. In fact मेरे पेरेंट्स भी उनसे कभी नहीं मिले थे। अच्छा। It was a proposal marriage. प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। शायद उन्होंने मुझे कहीं देखा था और they were impressed कि ये लड़की हमारे बेटे के लिए बेस्ट सूटेबल मैच है। तो उन्होंने वो रिश्ता भेजा और एनीहाउ वो शादी तय हो गई हमारी। हम कभी मिले नहीं थे, हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था और मेरी टिपिकल अरेंज मैरिज हो गई। ठीक है। तो इस शादी में
पापा ने शादी की, आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ठीक है पापा जो कर रहे हैं, पेरेंट्स जो करते हैं अच्छे ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने भी उनकी बात का मान रखा और मैं चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो इट वाज अ क्वाइट ऑपोजिट एनवायरनमेंट ओवर देयर। सब कुछ अलग था। मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से थी, वो बिजनेस क्लास फैमिली थी। मैं न्यूक्लियर फैमिली से वो थी, वो जॉइंट फैमिली थी। और वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट था, वो बहुत रिच थे। वहाँ पर औरतों को पैसा कमाना बहुत ही होता है कि उनके सम्मान के खिलाफ था। उनके लिए महिलाओं का मतलब ये होता है कि घर में आप गहने बनवाइए। एक मिनट का श्रोताओं, मैं आपसे ये बात इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से अपने सरकमस्टांसेस के बारे में इस तरह से खुल के बात करते हैं। हमने मैडम उषा शर्मा से पहले इजाज़त ली है और ये पूछा है कि क्या आप पूरी बेबाकी से अपने हालात को श्रोताओं के सामने रखने को तैयार हैं। आपने निसंकोच कहा कि मैं सारी बात खुल के करूंगी। तो मैं आपका विशेष ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में बहुत सी लड़कियां हैं जो इस दुविधा में अपना समय गुजारती हैं, अपना लाइफ गुजारती हैं और उनसे इन समस्याओं के हल नहीं हो पाते। तो जो कुछ मैडम उषा शर्मा अपने जीवन के बारे में बता रही हैं और दुविधाओं से गुजरी हैं, मैं ये चाहूँगा इनकी बात को सुनकर आप भी जो जो सबक सीखना चाहें ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमारा इनका साक्षात्कार करने का पर्पज़ ही ये है कि इनके जीवन के माध्यम से आप सब लोग अपने जीवन की जो भी उलझने हैं उनको आप सुलझा सकें। जी, आप बात कंटिन्यू रखिए। तो सर वहाँ का जो माहौल था वो माहौल जैसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जी, इट वाज ए कल्चरल शॉक। यस, इट वाज अ कल्चरल शॉक। हाँ, वहाँ पर ऐसा था कि जो पुरुष वर्ग था और महिला वर्ग थी वो बिल्कुल उनको 2 श्रेणियों में बांटा हुआ था। ओके। आप रेगुलर इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने घर के मेल मेंबर्स के साथ में भी। ओके। इवन माई फादर इन लॉ, इवन माई ब्रदर इन लॉ, जो भी थे, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी। वहाँ पर समय को कैटेगराइज करके रखा गया था। वहाँ पर सबका खाने का टाइम अलग। आप चाहें तो आप अपनी बात को रखने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो परमिशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी श्योरिटी नहीं थी। आप अपनी समस्याओं को शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक हाई क्लास फैमिली थी। और वहाँ पर हर चीज़ों को बहुत मतलब हायरार्की में बांटा हुआ था। ठीक है, यू हैव टू पास ऑन योर प्रॉब्लम्स टू योर मदर इन लॉ, शी विल पास ऑन योर प्रॉब्लम्स टू your father-in-law, and then he will decide what to do, and then he will give the permission. Okay. This kind of family was there. और आप चाहो कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप मतलब मेरी जो इच्छाएं थी उनके परमिशंस के द्वारा बांध दी गई थी। ठीक है। और मैंने उस माहौल को जीना शुरू किया, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके ढालना शुरू किया। कि हमें ये सिखाया जाता है, इंडियन फैमिलीज में लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो घर आपका है और आपको वहाँ के हिसाब से कोऑपरेट करके रहना। आप भी ब्राह्मण फैमिली से? ओके। तो मेरी मदर और मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा मैं ये नहीं चाहता हूँ, मेरी मम्मा ने कहा कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जब आप कभी भी दूसरे के घर जाओ या अपने ससुराल में जाओ या किसी भी फैमिली में जाओगे तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये काम आता है तो आपका सर यूँ नहीं यूँ होना चाहिए। ठीक। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ सीखने की कोशिश की कि मुझे अपने पेरेंट्स के का सर नीचे नहीं होने देना, उनका सर ऊंचा रखना, और मुझे ये नहीं, मुझे हमेशा यस में जवाब देना है। राइट। तो मैंने उस यस को हमेशा मेंटेन करने के लिए मैंने ज़िंदगी में हर वो काम करा जो एक हमारे भारतीय परिवार के परिवेश में पली बड़ी लड़कियों को आना चाहिए। जी। और सेम टाइम में एक प्रोफेशनल कल्चर को भी अडॉप्ट करते हुए मैं अपने पैरों पे भी खड़ी होती गई। जॉब भी किया मैंने और उसमें भी अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराया।
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो डेफिनेटली मेरा सर कभी ना तो नहीं हाँ में ही हिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक घुटन। हाँ कि मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाती थी। मेरा इंटरेक्शन मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं होता था। ओके। क्योंकि हम रेगुलरली मिलते नहीं थे। He was working with somewhere else. I was staying only in family, joint family. तो हमारा इंट्रोडक्शन बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता था। तो मैं अपनी बात को शेयर करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कब किससे क्या कहूँ। दूसरी तरफ परिवार के लोग मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं एक डिफरेंट कल्चर से आई थी। मतलब मेरी जो शादी हुई है कोलकाता में हुई और मैं यूपी से बिलोंग करती थी। तो मेरी भाषा में प्रॉब्लम, खान पान में अंतर, कल्चर में अंतर, संस्कृति में अंतर, सब कुछ अलग ही था वो, जिसको अडॉप्ट करने में मुझे टाइम लग रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ लैंग्वेज की आ रही थी। मैडम उषा, मुझे लगता है कि परिवार की बाकी की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितनी आप थी। वहाँ पर कोई भी जो बहू थी या जो भी महिलाएं थी, उनकी एजुकेशन हाई नहीं थी। तो उनको एक कॉम्प्लेक्स भी था इस बात को लेकर के कि मैं एक हाई एजुकेशन लेकर के आई हूँ। तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि मैं अपने आप को डाउन लेके आऊँ। मैं डाउन लेके आ रही थी, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैं डिग्रेड हो रही थी। और कोई भी इंसान डिग्रेड नहीं होना चाहता है, वो हमेशा अपग्रेड होना चाहता है। और मैं डिग्रेड हो तो रही थी औरों को प्लीज करने में, मगर मैं खुद खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं अंदर से मैं घुटन वाली जिंदगी जी रही थी। क्योंकि वो बहुत ही पारंपरिक टाइप के लोग थे। और परंपराओं में भी समय के अनुसार चेंज आता है, लेकिन वो उस परंपराओं में चेंज नहीं ला रहे थे। एक फिल्म आई थी साहब बीबी और गुलाम, जिसमें मीना कुमारी बहुत बड़े घराने की बहू थी। बहुत राइट एग्जांपल आपने पिक किया कि आप तुम्हें क्या चाहिए, आप गहने बनवाइए, गहने तोड़वाइए, गहने खरीदिए, कपड़े। इट वाज अ सेम कल्चर ओवर देयर कि आप, लेकिन उन गहनों को पहन के दिखाना किसको था, मुझे ये समझ में नहीं आता था। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। मैं तो घर से बाहर ही था। मेरा जो दायरा था, मेरा अपना रूम, मेरा किचन और मेरे सिस्टर इन लॉ का रूम और डाइनिंग एरिया। इवन आई वाज नॉट अलाउड टू गो इन द ड्राइंग रूम ऑल्सो। तो मेरी दुनिया तो सिर्फ 3 कमरों और किचन में थी। तो मैं वो गहने और कपड़े पहनूं किसको दिखाने वाली थी, मुझे पता ही नहीं समझ लगता था कि मैं किसको। और इसलिए एक जो नई बहू का जो एक चार्म होता है ना, मैं उस चार्म को जी भी नहीं पा रही थी। ठीक है। मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी यूटिलाइज नहीं होती थी। मुझे उस परिवार में किताबें पढ़ने पर भी मनाही थी। मैं अपना खाली टाइम किताबों को पढ़ने में यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली थी। वो बोलते थे इतना पढ़ के आई, अभी और क्या करना तुम्हें, इतनी पढ़ाई जो करके आई वो क्या कम थी क्या, घर में कुछ और काम कर लो, आप बैठ के बातें कर लो। बट मैं वो सब चीजें कर नहीं पा रही थी। उसके बाद हमारे बीच में गैप मेंटेन होने लगा, क्योंकि मैं उस तरह से बातें नहीं कर पाती जैसे वो एक्सपेक्ट करते थे। तो मैं धीरे धीरे बहुत इंट्रोवर्ट होने लगी। और मैं फ्रस्ट्रेशन में जाने लगी धीरे धीरे। मैं फिर उसके बाद बहुत डिप्रेशन में जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि दे डिसाइडेड कि आप मेरे बेटे से अलग हो जाओ, बिकॉज यू आर नॉट अ परफेक्ट मैच। आप हमारी फैमिली के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे बेटे के लिए परफेक्ट मैच नहीं हो। देन आई सेड कि इट वाज योर चॉइस, आपने मुझे चूज किया था, इट वाज नॉट माय फॉल्ट। मेरी फॉल्ट कहाँ पर है? आपने एक लड़की के लिए प्रपोजल भेजा, उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, उस लड़की ने एक्सेप्ट किया, आपके बेटे से शादी कर ली। इट वाज अ अरेंज मैरिज, इससे ये फोर्सफुल मैरिज तो नहीं थी। तो मेरी फॉल्ट कहाँ था? अब आप मुझे बताओ कि क्या आप मुझे वो बीता हुआ वक्त वापस ला के दे सकते हो? क्या मैं वापस मिसेस उषा शर्मा से कुमारी उषा शर्मा बन सकती हूँ क्या? आप मुझे क्या वो पिछला दौर लौटा के दे सकते हैं? अब मेरे ऊपर तो एक टैग लग गया ना कि आई एम अ वाइफ ऑफ मिस्टर सो एंड सो। आपको मैं पसंद नहीं आई। अब आपने एक प्रोडक्ट थोड़ी ना खरीदा कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अब आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आई मीन यू वांट टू रिप्लेस इट। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट।
मैं गॉड की क्रिएशन हूँ, भगवान ने मुझे इस दुनिया पे भेजा, मेरी अपनी एक जिंदगी थी जो मुझे जीने के लिए मिली थी, ना कि आपके द्वारा खेलने के लिए मिली थी। आपने तो उसको खेला और थ्रू आउट करना चाहते हो आप। Finally they decided to, I can't use any word, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मतलब उन्होंने जो किया मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहा। Then I came to know कि शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और मैं ये होने नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे ऊपर कोई जीत हासिल कर ले। ऐसे कैसे कोई मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता? उन्होंने मुझे ज़िंदगी नहीं दी थी ना। ये ज़िंदगी उन्होंने मुझे नहीं दी थी। और जिसने दी थी उसने अगर उसने मेरा मरना लिखा था तो शायद मैं मर जाती। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, एंड मैंने वो घर छोड़ दिया। आई वॉज हैविंग नथिंग बिकॉज उन्होंने सब कुछ मेरे से ले लिया था। सब कुछ ले लिया था। आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी ऑल्सो। मेरे पास सिर्फ मैंने जो कपड़े पहने थे सिर्फ वो था। मेरे पास इतना भी कुछ नहीं था कि मैं उसको सेल करके और मैं कहीं जा सकूं। That day I decided, I came out and I decided where to go. कहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि एक बार मैंने उनकी बात मान ली थी। उनके कहने से मैंने शादी की थी। मुझे लगा था ये उनके लिए बेस्ट डिसीजन होगा, अच्छा डिसीजन होगा, बट मुझे लगा कि नहीं। अब मैं उन पे जाके वापस शादी होने के बाद पेरेंट्स को लगता है मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। वो दोबारा उस जिम्मेदारी को बोझ बना के अपनी जिंदगी में वापस लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनके ऊपर दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती थी। दूसरा एक ये भी हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद लड़की वापस आ जाए ना तो आप उसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती समाज में। आपको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। मैं वो निगाहें भी नहीं फेस करना चाहती थी कि लोग मुझे इतनी ऐसी निगाहों से देखें। तो मुझे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ वहीं क्यों जाऊं। मेरे पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक थी उन्होंने उसको किया। अब मेरी ज़िंदगी आगे की है और ये डिसीजंस मेरे होंगे कि मैं इसके आगे बढ़ूं। मैं पढ़ी लिखी हूँ। दुनिया में वो लोग भी सर्वाइव करते हैं जो अंधे होते हैं, जिनकी आंखें भगवान ने नहीं दी हैं, जिनके 2 हाथ नहीं होते बट वो पैरों चल के सर्वाइव करते हैं, जिनके 2 पैर भी नहीं होते हैं फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, वो दुनिया में जी रहे हैं। तो मेरे पास 2 हाथ है सही सलामत, 2 पैर है सही सलामत, 2 आंखें हैं सही सलामत, और शायद भगवान ने मनुष्य बना के मुझे एक दिमाग भी दिया है। और जब मैं शादी के पहले दिन मैं वही इंसान थी, जब मैं कमा के खा सकती थी, तो क्या मैं अपनी खुद की जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती हूँ? क्या श्रोताओं, मैं पुनः आपसे ये बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस समय जो कुछ मिसेस उषा शर्मा बोल रही हैं, आपके जीवन में भी ऐसे क्षण, ऐसे घंटे, ऐसे दिन आते होंगे और आए होंगे और आ भी सकते हैं जब आप भी ऐसी दुविधा में होंगे। लेकिन जिस तरह से मैडम उषा शर्मा ऐसी सोच रख के बाहर निकली और अपने आप को स्वयं खड़ा करके और स्वयं से ये कहा कि अपनी किस्मत को बनाने का मौका मुझे मिला है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज इन्हीं की दास्तां हम सुन रहे हैं। जी उषा जी, आगे बात करिए। और उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी जी, जब मैंने घर छोड़ा जी, और मेरे पास कुछ नहीं था जी। एक पल को मेरे मन में ये भी आया था, मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी और मैंने सोचा कि मैं जाऊं कहाँ, और एक क्षण को मेरे मन में ये भी आया कि मैं आत्महत्या ना कर लूं। ऐसी जिंदगी से फायदा क्या है। मेरी जिंदगी तो कलंकित हो गई, बेकार हो गई। फिर दूसरे पल ये ख्याल आया कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसका कोई कसूर नहीं है, और अगर वो आया है तो डेफिनेटली ईश्वर ने उसकी जिंदगी लिखी है। तो मैं कौन हूँ उसकी जिंदगी खत्म करने वाली? अगर मैं मरूंगी तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी जाएगा जी। तो उसका कोई कसूर ही नहीं था ना जी। मैं उसकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? मैं आत्महत्या कर सकती हूँ मगर मैं हत्या तो नहीं कर सकती ना। तो मैंने सोचा नहीं, अगर भगवान ने इसको दुनिया में भेजा है ना
तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। यस। और मैं उस दम तक अपना प्रयास जारी रखूंगी जब तक ईश्वर मुझे ऊपर नहीं बुला लेता। और उसके बाद मैं ट्रेन पे बैठी, मुझे नहीं पता था वो ट्रेन कहाँ तक जाएगी। ओके। वो ट्रेन पहुंची कानपुर तक। ओके। मैं उस ट्रेन से उतर गई। एक क्षण फिर उस मन में आया थोड़ा सा, फिर मैं हताश होने लगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हताश होने लगी तो मुझे लगा कि मैं अपने पेरेंट्स के घर चले जाऊँ, मैं शायद वो मुझे शरण देंगे, सहारा देंगे। फिर दूसरे पल मुझे ख्याल आया, क्या पता फिर से वो मुझे वहीं भेज देंगे, फिर मेरा क्या होगा। एक बार तो मैं अपनी जान बचा के निकल के आ चुकी हूँ और ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से लिखूं। फिर मैं दोबारा उस जिंदगी को फिर से नर्क में क्यों धकेलने जा रही हूँ। फिर मेरे मन से ये ख्याल चला गया और मुझे कोई मिला जिन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा, उषा तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, नहीं मैं कुछ बता तो नहीं सकती आपको, मैं एक मदद चाहती हूँ, अगर आप कर सकते हो तो हाँ करिएगा, नहीं कर सकते आप मुझे अभी मना कर दीजिएगा। बोले क्या चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे ऐसे शहर में जाना है जहाँ मुझे कोई जानता ही ना हो और मुझे वहाँ अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। उन्होंने कहा, मुझे एक राय दी, उन्होंने कहा कि आप चाहिए आप दिल्ली चले जाइए, आपको ज़रूर काम मिल जाएगा। और उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए। और उन्होंने कहा कि 200 रुपये मेरे पास है, आप ये रखो। मैंने कहा, आपने बहुत बड़ी पूंजी दे दी है मुझे 200 रुपये देके। वो 200 रुपये लेके मैंने दिल्ली की टिकट ली। उस समय श्रम शक्ति की टिकट शायद 100 कुछ रुपए की होती थी। और मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली स्टेशन आ गई। दिल्ली स्टेशन पहुंची, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अब स्टेशन के बाद मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं। ऐसा नहीं था कि मेरी पहचान के लोग नहीं थे, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, क्योंकि मैं हुंडई ऑटोमोबाइल में काम कर चुकी थी। हेड ऑफिस यहीं पर था, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं पर था। लोग मुझे जानते थे क्योंकि मेरे अपने काम से मेरी बहुत पहचान थी। बट जिन परिस्थितियों में मैं पहुंच चुकी थी ना, उसके बाद मैं किसी के पास जाना ही नहीं चाहती थी मदद के लिए। तो मैं वैसे ही चलने लगी और चलते चलते मैं एक घर के आगे आके रुकी और उनसे मैंने बोला कि आपके पास क्या घर है, कमरा खाली है, मुझे कमरा किराए पर चाहिए। ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपको अश्योर करती हूँ कि मैं आपका किराया भी दूंगी, मैं नौकरी भी करूंगी, मगर आप मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। उस लेडी ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बताया। मैंने कहा मुझे हेल्प चाहिए बस, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तुम्हारा सामान का। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उस लेडी ने मुझे लिटरली कमरा दे दिया, पता नहीं वो भगवान थी मेरे लिए। और कहा ठीक है तुम हमारे यहाँ रह सकती हो। और मैंने वहाँ से अपनी लाइफ शुरू की। पास में एक पीसीओ होता था, उसके पास न्यूज़पेपर आता था, मैं पढ़ती और जॉब सर्च करने लगी और मुझे जॉब मिली। मैंने अपनी नौकरी शुरू की। उसके बाद वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। कुछ टाइम के बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई। मेरे को उस दौरान जिन जिन लोगों ने मदद की वो मेरे लिए भगवान तुल्य थे। उस लेडी ने मेरी मदद की, वो मुझे खाना खिलाती थी, वो मुझे फोर्सफुली कहती थी कि बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोले अपने साथ अपने बच्चे को क्यों तकलीफ दे रही हूँ। और उसके नीचे ढाबा चलता था एक, वो बंदे ने मुझे कहा कि आप मेरी बहन तुल्य हो। एक टाइम का खाना वो मुझे खिलाता था, एक टाइम का खाना मुझे मेरी लैंडलेडी खिलाती थी। मुझे जब जॉब मिली तो मैंने एडवांस पैसे लिए, उनको उनका किराया दिया, अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा श्रोताओं के लिए भी, कि जिनका खुदा नहीं होता उनका ना खुदा होता है जो मदद करता। प्लीज, मैं भी आपकी कहानी से इतना द्रवित महसूस कर रहा हूँ कि किन किन हालात में आदमी बड़ा होता है और आगे बढ़ता है। प्लीज कंटिन्यू। जब मेरी विदाई हो रही थी तो पापा ने एक बात बोली थी, बोला तो नहीं था उन्होंने, कभी ऐसे ही बोल दिया था कि
क्योंकि उनको लगता था कि मेरा सर हमेशा ऊंचा रहा है अपने बच्चों की वजह से। जब मेरी शादी हुई और मैं जब चलने लगी अपने ससुराल के लिए, तो मेरे पापा थोड़ा सा मेरे क्लोज आए थे और उन्होंने मेरे को जिन निगाहों से देखा, मतलब बहुत ही आशा भरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा और सिर्फ मेरे सामने ऐसे किया था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उनकी, ये जो उन्होंने जिस तरह से मेरे सामने किया था, उसपे बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी अपेक्षाएं थी और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत नाज़ों से पाला, कभी तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी कोई शिकायत ना आए, इतना बस रखना। और जब मैंने घर छोड़ा, तो जब ससुराल वालों ने ये इन्फॉर्म किया मेरे घर वालों को कि आपकी बेटी ने घर छोड़ दिया और वो पता नहीं कहाँ चली गई है, हमें कुछ पता नहीं है। तो पापा ने बोला कि मेरी बेटी बहुत ब्रेव और बहुत बोल्ड थी और वो इतना ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकती है, अगर उसने ये डिसीज़न लिया तो ज़रूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात होगी। और आपको मेरी बेटी से कोई शिकायतें थी, कोई परेशानियां थी, वो बताइए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या परेशानियां थी इनको, मेरे से क्या शिकायतें थी। उन्होंने कहा नहीं, उसने कभी कोई ऐसी बात, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी शिकायत वाली, और मुझे नहीं पता, क्या पता वो उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो हम कभी समझ नहीं पाए और वो घर छोड़ के चली गई। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। एनीवेज, मैं जब दिल्ली पहुंची थी तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया। और सॉरी, मैं बीच में एक बात बताना भूल गई आपको। जी जी प्लीज। जब वो भैया मुझे मिले थे स्टेशन पे, जिन्होंने मुझे 200 रुपये दिए थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि उषा, तुम दिल्ली जाओ और तुम तब तक लौट के मत आना दिल्ली जब तक तुम हमें फेस करने के लायक ना हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम कभी किसी को फेस करो जब तक तुम अपने दिल्ली में पैर ना जमा लो। और मैंने कहा भैया, ये तब तक मैं आपके पास लौट के नहीं आऊँगी ना जब तक मैं आपको ये प्राउडली कहने के काबिल ना हो जाऊं कि हाँ, मैं आपको अपने घर बुला सकती हूँ और मैं इसी शहर में रह के अपनी पहचान बना के दिखाऊंगी। और मैंने खुद से कमिट किया, 2 साल तक मैं अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को यूज़ नहीं करूंगी। 2 साल तक मैं गुमनाम जिंदगी जीऊंगी जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाऊं कि लोगों को मैं अपना चेहरा प्राउड के साथ दिखा पाऊँ। तब तक मैं अपने किसी भी पुराने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपने किसी कॉन्टैक्ट को यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिलूँगी, मैं अपने किसी भी जानने वाले से, पहचानने वाले से या रिश्तेदार से मैं नहीं मिलूँगी। और मैं अपनी पहचान भी छुपा के रखूँगी मैं कौन हूँ। फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई, यहाँ पर मेरा बेटा बॉर्न हुआ। मेरी अनजान लोगों ने मदद की। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। जिन लोगों ने मेरी मदद की थी वो मेरे लिए बहुत था। यस। भगवान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मेरे पास हमेशा भेजा मुझे मदद करने के लिए। और एक हमेशा मैं बिलीव करती हूँ सुप्रीम पावर पे, और वो है। अगर आप मन से साफ हो, दिल के सच्चे हो, तो भगवान ज़रूर आपकी मदद करता है। yes. मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ था ना, तो तब तक भी मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आपको सच बताऊं कि जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ था तो मुझे अपने बच्चे को रखने के लिए, उसको पहनाने के लिए कपड़ा भी नहीं था। मेरे पास एक सिर्फ शॉल थी। उस शॉल में मैंने अपने बेटे को 5 दिन तक लपेट के रखा था जी। 5 दिन तक वो बच्चा उस शॉल को गंदा कर रहा था। उसको मैं रैप करती थी, फिर सेकंड साइड से रैप करती थी, फिर वो रैप कर करके वो 5 दिन तक रैपिंग चलती रही। वो बच्चा 5 दिन तक उसी कपड़े में था। फिर धीरे धीरे करके उसके लिए अरेंजमेंट शुरू किए मैंने। मेरी भी ख्वाहिशें थी कि मैं अपने, सबकी होती है बच्चों को अपने बच्चे के लिए खिलौने लाने की, नए नए कपड़े लाने की, नई नई चीज़ें लाने की। लेकिन वो मेरी परिस्थिति इतनी उस टाइम ऐसी थी कि मैं अपने बच्चे को बहुत चीज़ें नहीं दे पा रही थी। पर धीरे धीरे करके मैंने काम किया, शुरू किया। मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी काम के लिए। फिर टीचिंग शुरू की मैंने। टीचिंग शुरू करने के बाद में एक्चुअली मैं जिस स्कूल में मैंने अपने बच्चे को डाला था, शुरू से ही हर कोई यही बोलता था कि आपका बच्चा बहुत अलग है और बच्चों से अलग है। आपने इसको कैसे पाला है, कैसे आपने परवरिश की है,
आप फिर उन स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी, शी वॉज अ कर्नल, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि उषा आप हमारे स्कूल में आइए, मुझे आपके जैसी लेडी की ज़रूरत है। मैंने कुछ अलग सा ही आपके अंदर देखा है, कुछ काबिलियत देखी है। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की एंड मैंने वो जॉब एक्सेप्ट की। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बच्चे को टाइम दे पाऊंगी, कुछ अर्निंग भी होती रहेगी। फिर साथ के साथ मैंने फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की। दोबारा से पढ़ाई शुरू की खुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे मेरी परिस्थितियाँ सुधरती गई। उस बीच में मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे। और वापस आया वो, ससुराल वाले, मुझे 3 साल का वक्त बीत गया था और वो लोग ढूंढते हुए मेरे पास आए। उन्हें कैसे पता लगा मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा, कहाँ से पता लगा, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उन्होंने आए, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, अपनी गिल्ट फील की कि हमसे बहुत गलतियां हो गई उषा, हमने पहचाना नहीं तुमको। काफ़ी कुछ अपनी चीज़ों को बताया कि अब तुम वापस चलो। अब मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सभी लोग आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि अब वापस चलो, वो घर तुम्हारा है, हम बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो एक बड़े थे वो हमारे, कहीं ना कहीं उनके ही वंशज को मैं आगे लेके जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ। वो वक्त बीत गया, वक्त गुजर गया और वक्त जख्म भर देता है। मेरे भी जख्म ऑलमोस्ट हील हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों भावनाएं मेरी वहाँ से जुड़ी नहीं जी। और मैं आपका पूरा मान करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। मैं वापस ज़रूर जाने को मैं जाऊँगी, मगर मैं अब साथ रह नहीं सकती। क्योंकि जो यादें हैं ना, वो मुझे जब याद आती हैं वहाँ की, तो एक अंदर से ना तीस उठती है जी। और मैं वो नहीं चाहती कि वो जख्म जो थे ना, वो भरने की बजाय और नासूर बन जाए दोबारा से। तो हमारे संबंध बरकरार रहेंगे। ये आपका पोता है, मैं आपकी बहू हूँ, आपका पूरा सम्मान है। आप मेरे पास आइए, मैं आपके पास आऊंगी। हम हमेशा 30 त्योहारों पे आते रहेंगे, हम शादी ब्याह में आते रहेंगे, हम किसी भी अनुष्ठान में आते रहेंगे, मगर अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी कि मैं अब वापस वहाँ जाके रहूँ। ठीक है। तो इस तरह से हमारे संबंध फिर से जुड़े, मगर उस तरह से नहीं जुड़े जैसे जुड़ने चाहिए थे। राइट। क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी मेरे फादर इन लॉ की। तो शायद उस प्रतिष्ठा के वजह से उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहा, ये प्रस्ताव रखा। और उनका भी मैंने मान रखा कि उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे समाज में उनकी। तो मैंने आना जाना शुरू किया। वैसे ही हमने संबंध को बनाने की कोशिश की, काफ़ी कोशिशों में अपने कामयाब भी रही मैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो जिन वजहों से मैंने वो घर छोड़ा था, वो वजह वैसे ही थी आज भी। राइट। वजह जो होती है ना, किचन पॉलिटिक्स जो टाइप्स जो चीज़ें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते तो थे कि मैं आ जाऊं, लेकिन वो चीज़ों को बदलना भी नहीं चाहते थे। शर्तें तो वही थी जी, आप आइए, कि शर्तें हमारी रहेंगी। तो मैंने कहा जब 10 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी जब सब कुछ वैसा ही है, 10 साल में पीछे फिर मैं जाऊंगी। मैं 10 साल अपनी जिंदगी में आगे जा चुकी हूँ, फिर मैं 10 साल पीछे जाऊंगी। तो फिर से मैंने सोचा कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने मन की बात सुनी। मुझे लगा जिंदगी में पीछे नहीं, हमेशा आगे जाना चाहिए। तो मैंने आगे जाना चुना। फिर मैं आगे ही बढ़ती रही। अब हस्बैंड का क्या सीन था कि उनको लगा कि अब तो ये वापस नहीं जा रही है, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। उन्होंने मेरे पति को एक मोहरा बनाया कि शायद मैं उनकी वजह से वापस चले जाऊंगी। लेकिन वो लोग अपनी फैमिली को लेके फोकस्ड थे ज़्यादा। फैमिली में देखा जाए तो सभी थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे फादर इन लॉ के 4 बेटे थे और सब जॉइंट फैमिली थी। तो उनका ये मानना था कि मैं उन्हीं के अनुसार सब चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट कर लूँ। कंडीशन ये थी कि मेरे फादर इन लॉ का फैमिली बिजनेस था और वो चाहते थे कि उस बिजनेस को उनका बेटा चला रहा है, वो चलाता रहे। और मैं जैसे कि आमतौर पे जो उनका ट्रेडिशनल चल रहा था, मैं उस चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करूँ। लेकिन उस परिवार की जो सिस्टम था, मैं उस सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती थी। क्योंकि वो जब
मैं उसमें खुद घुटन महसूस करती थी। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे बच्चों को वो परवरिश मिलेगी जैसा मैं चाहती हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी, बहुत सारी फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी परवरिश, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों को पालने में, क्योंकि हर चीज़ पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर अपने फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि वो कुछ डिफरेंट था और वो मुझे नहीं चाहिए था। एक अलग सा जो माहौल था कि हर किसी को अलग दृष्टि से देखना, वहां पर इंसान नहीं, वहां पर प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो मैं खुद और अपने बच्चों को प्रोडक्ट्स नहीं बनाना चाहती थी। वहां बच्चों को बड़ा करते हैं, बेटों को, कि वो आपके बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बहू को एज अ मटेरियल यूज किया जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा इसलिए सिर्फ बड़ा हो कि आपके बिजनेस को वो आगे बढ़ाए, क्योंकि वो जो कल्चर था ना, उस कल्चर में एक इतना कैटेगराइज कर रखा था उन्होंने चीजों को कि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी, मैं अपनी चीजें, अपने वैल्यूज डालूंगी या इस माहौल में वो बड़ा होगा। और कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती, जिसमें मेरे बच्चों ने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे और उनका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थी उस फैमिली के अंदर जो नहीं चाहते थे मेरे बच्चे उस चीज को लर्न करें। जब बच्चों ने मेरे सामने क्वेश्चन मार्क डाला कि तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाई और मैं शायद उसका जवाब कभी नहीं दे पाती। और उसका जवाब सिर्फ यही था कि मैं वहां पर स्टे ना करूं और मैं उस चीज से अपने बच्चों को दूर लेकर के जाऊं, जो कि बहुत जरूरी था। मैंने यहाँ रहना डिसाइड किया और अकेले रहना डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ से सडनली बिना बताए डिसअपियर हो जाते हैं। बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के वो सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। उनका पता नहीं चलता है। मैंने उनको खोजने की कोशिश की, क्योंकि वैसे भी उनका अटैचमेंट बहुत कम था। फ्रीक्वेंटली आते थे हमसे मिलने के लिए, जैसे कि कोई आप जाते हैं कहीं पर घूमने के लिए और आप एक गेस्ट हाउस, आउट हाउस या फिर आप एक होटल रेंट पे लेते हैं, वो ऐसे ही हमारे पास आते थे जस्ट टू स्पेंड टाइम। तो एक अटैचमेंट वाली चीज़ तो हुई ही नहीं हमारे बच्चों की उनके साथ में, और उनको भी शायद अटैचमेंट नहीं था हमारी फैमिली से। और धीरे धीरे उनका अटैचमेंट जहाँ पर था वो वहीं पर उन्होंने स्टे करना प्रेफर किया और मैंने यहाँ पर स्टे करना प्रेफर किया। मैंने अपने बच्चों को यहीं पर बड़ा किया और मैं जॉब करती थी। मैं अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ लेके जाती थी। उस छोटे से बच्चे को बेबी बैग में कैरी करके, स्कूटी ड्राइव करके मैं पढ़ने भी जाती थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन कंटिन्यूड थी, मेरी जॉब भी कंटिन्यूड थी और मैं एक माँ भी थी, अपने बच्चों को पाल भी रही थी, मैं अर्निंग भी कर रही थी। और गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पर जिंदगी भाग रही होती है, उस भागती जिंदगी में मैं भी भाग रही थी और मेरे साथ मेरे बच्चे भी भाग रहे थे। उनके अंदर वैल्यूज डालना, मॉरल वैल्यूज डालना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनके अंदर अच्छे एटिकेट्स डेवलप करना, कमाना और उनको पालना और सोसाइटी को भी देखना, ये सब कुछ मैं कर रही थी। ठीक। और धीरे धीरे करके 5 साल तक मैंने स्टेप बाय स्टेप स्कूल में जॉब की। फिर मैंने यूरो इंटरनेशनल सेक्टर 45 में जॉब की। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत अच्छा कर रही थी। राइट। कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल ट्रबल्स को हाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैं वहीं पर अपनी खुशियां ढूंढ रही थी और मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे करके। वो चीज़ें जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो मैं दबी रह गई, जिनको मैं बाहर नहीं निकाल पाई, उनको मैंने अपने बच्चों के अंदर डालने की कोशिश की। मुझे पढ़ने का शौक था, वो मैंने बच्चों के अंदर डाला। मुझे म्यूजिक का शौक था, मैंने अपने बच्चों के अंदर डाला। मैं स्पिरिचुअल थी, मैं बहुत भगवान पे विश्वास करती थी। मैंने अपने बच्चों को सात्विक बनाया, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैंने हर वो वैल्यू डालने की कोशिश की जो सभी धर्मों से आप उठाते हैं। लेकिन सभी धर्म एक ही बात तो सिखाते हैं। सबसे बड़ी पूजा क्या है? आप किसी को तकलीफ मत दो। आप किसी आंखों में आंसू लेकर के मत आओ। एग्जैक्टली। ठीक है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता है और मैंने वही अपने बच्चों को सिखाया है।
कभी किसी को हर्ट मत करो। यस। आप किसी को हर्ट करते ना, ऊपर वाला हर्ट होता है। यस। तो मैंने वो वैल्यूज डालने की कोशिश की बच्चों की। मैंने हमेशा अपने बच्चों के सामने मैं किसी का उदाहरण क्यों दूं? क्योंकि मेरे बच्चों ने वो नहीं देखा, वो तो उनके लिए स्टोरीज है, कहानियां हैं। यस। वो तो मेरी जिंदगी से लर्न कर रहे थे। उन्होंने मेरी जिंदगी से, खुद की अपनी जिंदगी से लर्न किया, परेशानियों के साथ लड़ना। डे टू डे लाइफ में मैंने परेशानियां फेस की हैं। डे टू डे लाइफ में हर दिन स्ट्रगल, हर दिन हर स्टेप पे मैंने स्ट्रगल फेस किया है। और यहाँ पर वो जिद थी ना कि मुझे लौट के नहीं जाना है ना, तो मेरे को लौट के नहीं जाना था, मुझे हार के नहीं जाना था, मुझे जीत के जाना था। मैं जाऊंगी तो जीत के ही जाऊंगी, हार के नहीं जाऊंगी। दूसरी जिद थी, किसी का सपोर्ट भी नहीं लूंगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा तुम पर ये एहसान है। आप फक्र से तभी जी सकते हैं जब आपके ऊपर किसी का एहसान नहीं होता है। आपके फेस पे जो ग्लो आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आपके ऊपर किसी का एहसान नहीं होता, आपके ऊपर किसी का कर्ज नहीं होता है, तब आप फक्र महसूस करते हैं और कराते हैं। तो मैं बहुत रिच नहीं हूँ, मैं बहुत मेरे पास लविश लाइफ जी नहीं रही हूँ मैं, मगर मैं फक्र वाली जिंदगी जी रही हूँ कि मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि जब तुम्हारे बुरे दिन थे ना, तब मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। हाँ, देयर वाज अ वन पर्सन हु गेव मी 200 रुपीज, जिसको मेरे लिए वो बहुत बड़ी पूंजी थी। एंड वो पर्सन मेरी लाइफ में एक अलग सा स्पेस रखते हैं। राइट। और जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, स्ट्रगल तो चल रहा था, और स्ट्रगल को मैं एंजॉय भी कर रही थी। राइट। कि अगर आप स्ट्रगल को एंजॉय नहीं करोगे ना, तो आपके लिए वो बोझ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और आप चल नहीं पाओगे, आप बोझ नहीं उठा पाओगे अपनी जिंदगी का। तो जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो आप। स्ट्रगल में भी आप एंजॉयमेंट ढूंढो, मिलेगा आपको। पॉजिटिव वे में देखो, ऑप्टिमिस्टिक बनो। कोविड आया, अब मेरी जिंदगी में वो दूसरा दौर था। जब सब कुछ दुनिया कैद हो गई थी एक सीमित दायरे के अंदर, घरों में लोग कैद हो गए थे। तो मैंने भी अपनी जॉब लूज की, मेरी भी जॉब चली गई। मैंने डिसाइड किया, अब अगेन मैंने वही गलती की। अब गलती कहिए या आप इसको आप अपने पेरेंट्स का मान रखना कहिए। हम हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं। जैसे कि मेरी परवरिश हुई तो हमेशा पेरेंट्स की बात को पहले महत्ता दी है मैंने। फिर से मेरे पेरेंट्स ने कहा कि उषा, अब हमारे पास वापस आ जाओ, यू आर लिविंग अलोन, हस्बैंड तुम्हारा नहीं है, जा चुका, 2 बच्चों को लेके परेशान हो रही हो, कोविड का टाइम है। तो मैं वापस चली गई अपने पेरेंट्स के पास में, कानपुर में। जी, कानपुर गई। लेकिन वो 20 साल का वक्त गुजर गया था ना, 19 साल लगभग गुजर चुके थे मुझे। और 19 साल के बाद जब आप अपने घर पर लौट के जाते हो ना, वो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक शादीशुदा महिला 2 बच्चों के साथ अगर वो अपने मायके लौट के आ जाती है ना, तो परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी बहुत मानसिकता है अभी भी। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, समाज बहुत तरक्की कर चुका है, समाज में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी होती है, लेकिन एक्चुअली में देखने को नहीं मिलता। तो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में देखने चलते हो ना, तो वो देखने नहीं मिलता है। आज भी ना औरत को वही दर्जा दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको अपने हक के लिए या तो लड़ना पड़ता है, या तो आप लड़ो या गंदगी में कूदो, या फिर आप अपने आप को साइड करके अपनी पहचान को बरकरार रखो। तो फिर सेम सिचुएशन वही हुई कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मुझे क्या करना चाहिए। मैं वापस भी लौट के नहीं जा सकती थी, और मैं वहाँ रह भी नहीं सकती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगेन मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए, क्योंकि मेरे साथ में वो 20 साल वाली पुरानी सिचुएशन आ गई। और तब तो मैं अकेली थी, अभी मेरे पास 2 बच्चे थे। राइट। फिर से मैंने वही किया, जब मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा करना था कि बच्चे तो मैं कहाँ छोड़ दूं, वो तो मेरे साथ, मेरी जिंदगी, मेरे शरीर का अंग है वो। मैं जो कुछ भी करूँ उनके साथ ही लेके करूंगी ना।
मैंने स्टे किया, सेपरेट एक घर एक्वायर किया। मैंने वहाँ पर रहना शुरू किया कानपुर में ही। लेकिन कानपुर में ज़माना बदल गया, टाइम बदल गया था, कोई मुझे पहचानता नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, और जो जानते थे ना वो मुझे बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे कि ये अकेले वापस कैसे आ गई है। ठीक। तो फिर मैंने ज़िंदगी से फिर से लड़ना शुरू किया। कोविड का टाइम था, मैं डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास कोई हेल्प नहीं, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं। और मैं एक दिन इतना परेशान हो गई, मेरे पास बच्चे हैं, उनका पेट भरना है, सरवाइव करना है, मैं क्या करूं। वो वक्त ऐसा था कि कोई किसी की मदद भी नहीं कर रहा था, कोई किसी के पास जा नहीं रहा था। मैंने ईश्वर से कहा कि क्या आपने मुझे यही सब दिखाने के लिए यहाँ भेजा है? अगर हो तो ठीक है, आप मुझे रास्ता दिखाओ, अगर आप हो तो, और सही रास्ता दिखाओ। मैं जिन हालातों में थी, जैसे भी थी, मैं उसी हालातों में अपने घर से बाहर निकल गई जॉब ढूंढने के लिए। कोविड के टाइम पे जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और मैं रैंडमली स्कूल बंद, ऑफिस बंद, कंपनीज बंद, फैक्ट्रीज बंद, सब कुछ बंद, और मैं घर से बाहर जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। मैं लोगों का, स्कूल्स का दरवाजा नॉक कर रही हूँ, कोई वैकेंसी है, कोई जॉब है आपके पास? और एक कॉलेज में मुझे अंदर बुला लिया गया कि आप बैठिए मैडम, वेट करिए। ठीक है, आपके पास आपके कुछ दस्तावेज हों, आप वो दीजिए। अंदर गए, 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे कॉल किया गया, मैडम आप अंदर चले जाइए। बुलाया गया, मेरा साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ करीब 1 घंटे का, और ऑलमोस्ट 50% उन्होंने मुझे डन कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम आपको 3 दिन के बाद आपको बताएंगे कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। वैसे हमारी तरफ से 50% आप सेलेक्टेड हो, सेकंड राउंड के लिए हम आपको कॉल करेंगे। दूसरे दिन, 3 दिन का टाइम था, दूसरे दिन उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैडम आप सेलेक्टेड है, वैसे तो हमारी तरफ से आने की जरूरत नहीं है, अब आप बताइए, सैलरी का डिस्कशन कर लेते हैं। और सैलरी को लेकर नेगोशिएशन हुआ और मुझे जॉब मिल गई कोविड के टाइम पे। जब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था ना, तब ईश्वर ने मेरी मदद की। और उन्होंने फिर से मुझे काम दिया। और जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे को स्कूल के जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हमारे स्कूल में 750 बच्चे थे, अभी 90 बच्चे हैं, स्कूल हमारी बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में जा चुका है, पैसे नहीं आ रहे, वो 90 ने भी फीस नहीं दी है, हम आपको तनख्वाह दे पाए ये आपके ऊपर है। आपकी तनख्वाह आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, आप पैसे निकालेंगे और आप अपना ले जाएंगे। और आप देख लीजिए, हमारे स्कूल की डूबती नैया आपके हाथ में है, इसको चलाना आपके हाथ में। ठीक है। मैंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, काम किया, उनके स्कूल की ग्रोथ रिटेन हुई, उनके बच्चे रिटेन हुए, वापस स्कूल चल निकला। भगवान की कृपा से मुझे मेरी मान प्रतिष्ठा वापस मिली। उस शहर में मेरा वापस से नाम हुआ। उस शहर में मुझे फिर से लोग जानने लगे। और मैंने वहाँ पर करीब 2.5 से पौने 3 साल काम किया। मेरा बच्चा तब तक थोड़ा सा और बड़ा हो गया था, और जैसा कि उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में लेके उसका म्यूजिक प्रोडक्शन को लेकर के। We are talking about संकल्प। यस। सो उसने उस कोविड के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया। जब सारे बच्चे सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंक रहे थे कि पढ़ाई के नाम पर, जब उस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो बच्चे होता ना कि पढ़ रहे हैं, उस सोशल मीडिया का जो एक मिसयूज किया, मुझे फक्र है कि मेरे बेटे ने उसका प्रॉपर यूज़ किया। उस कोविड के टाइम का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, लैपटॉप का, और उस टाइम का इस्तेमाल किया। उस 24 घंटे को उसने 48 घंटे बना करके उसने अपने आप को उसमें उड़ेल दिया। उसने हार्डवर्क किया और उसने आपको बहुत अच्छे से पॉलिश किया, और उसने काम करना शुरू किया। I endorse your viewpoint because संकल्प is working with me and whatever you are saying उसने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल सर, I am equally proud of him। तो सर काम किया और उसने कहा कि मम्मा अब हमने यहाँ पर जो वक्त बिताना था वो बिता लिया है, और हमें लगता है कि चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, वक्त भी सामान्य हो रहा है, ज़िंदगी लोगों के सामान्य होने लगी है, कोविड का टाइम भी निकल गया है, तो हम वापस चलते हैं। लेकिन उस कोविड के दौरान हमने इतने अनुभव किए हैं, मैं और मेरे बच्चों ने एक साथ जो अनुभव किए हैं,
मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। उन डिप्रेशन के टाइम पे मेरे बच्चे मेरा सहारा बने, मेरे स्ट्रेंथ बने वो। यस। जब जिन बच्चों को समाज की ज़रूरत थी, परिवार की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, हम एक दूसरे का सहारा बने, हम एक दूसरे की ताकत बने, और हम उस चीज़ से उभरे, बाहर निकले, और हमने दोबारा से वापस गुड़गांव पलायन करने का सोचा। और मेरे बेटे ने कहा कि हम एक साथ जाएं, बेटर कि मैं पहले जाऊं। यस। और उसके बाद से हम फाइनली शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा बेटा आया, रेडियो बोझ में आपसे उसका परिचय हुआ, आपके सानिध्य में आया वो, और उसके बाद से फाइनली हम लोग यहाँ पर वापस आ गए, और यहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत की है। और फाइनली मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी तो किस्मत में ऐसा था, मेरे नसीब में ऐसा था, मेरे नसीब ने मेरे साथ नहीं दिया, तो नसीब तो आप अपना खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। ईश्वर आपको भेजता है, आपको मौका देता है। मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। और उत्कृष्ट रचना अगर हम हैं, तो उसकी उत्कृष्टता को हमें प्रूव करना है। एग्जैक्टली। वेल सेड। तो मैं मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं हैं। हमें एक जिंदगी मिली है, ये बार बार नहीं मिलती है। हमें इसको कैसे जीना है, और कैसे एग्जाम्पल सेट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अपने कर्म कैसे करते हैं। लोग पैदा होते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, हर कोई अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। ज़िंदगी तो हर कोई अच्छा जीना चाहता है, मैं भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ ना। लेकिन आपकी ज़िंदगी से कितने लोग सीख के जाते हैं, महत्वपूर्ण ये चीज़ है। आपके होने का मतलब तब है कि आप अपने साथ और कितने लोगों को क्या शिक्षा लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझे लगता है कि इंसान हर पल सीखता है और हर पल सिखाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे और कब कब क्या क्या सीख जाते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो बोलना नहीं जानता है, वो बोलना भी नहीं जानता है, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में आते ही वो हर वो चीज़ सीखता है जो आप सिखाते भी नहीं हैं। माँ को पहचानना सीखता है, माँ की आहट को पहचानना सीखता है, पिता को पहचानता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचानता है, वो ध्वनियों को पहचानता है, वो स्पर्श को पहचानता है। ये सब कुछ लर्निंग है, ये सब कुछ लर्निंग है। और वो सीखते 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 वो पूरी ज़िंदगी सीखता और ज़िंदगी से सीख के जाता है। तो असल में ज़िंदगी यही है। बहुत खूब उषा जी। आई सल्यूट टू योर struggle. I salute to your jazba. I salute to your entire life which you have led. And this was the purpose कि हम आज आपका इंटरव्यू करना चाहते थे, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी बात मेरे रूम में आपके साथ हुई, मुझे ये लगा कि अभी प्रवीण जी मुझसे कह रहे थे कि मैं आपके इस इंटरव्यू पर अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें कमेंट करूं, ऐड करूं। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आपको साक्षात सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं आपके उस स्ट्रगल को, उस वेदना को, उस संघर्ष को जो आपने जीवन में जिया है और उससे आप किस तरह से सक्सेसफुली निकल के बाहर आई हैं। उषा जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपने जिक्र किया कि आपके पास कोई बहुत धन इकट्ठा नहीं हुआ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का
बहाना तो है, ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। जब आप कहती हैं कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खजाना है जो ना केवल आप अपने बच्चों को दे के जा रही हैं, बल्कि समूची मानवता को और विशेष तौर पर हमारे लिसनर्स को जो आप मैसेज दे रही हैं, दैट इज़ ए ट्रेमेंडस। वो एक ऐसा मैसेज है जो किसी भी बड़े से बड़े ग्रंथ की टीचिंग से बढ़कर है। हम तहे दिल से रेडियो बूज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप आई, आपने बहुत बेबाकी से खुल के सारी बात को प्रकट किया, और मकसद हमारा भी ये था और आपका भी ये है कि हम आपके जीवन गाथा के माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताएं कि भाई जीवन में संघर्ष कितना ज़रूरी है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो वही मर्द होता है, वही मर्द होता है। आपने अपने संघर्ष की कहानी से बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है, और ना जाने कौन आपकी इन बातों को सुन के एक बार फिर से खड़ा होगा, संघर्ष करेगा और आगे बढ़ने का प्रयास होगा। क्योंकि मेरा भी मानना है कि जीवन में बड़े से बड़ी उड़ान परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती है। आपका पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, और हम तहे दिल से आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि आप आए और आपने अपनी बात के माध्यम से हमारे श्रोताओं को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो बूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।